फिल्म की स्क्रीनिंग थी और इरफान सर बाहर आए हम स्क्रीनिंग से, तो इरफान सर ने कहा गुरु तुम तो खेल गए गुरु तुम खेल गए। तो मल्लिका जी के साथ और रजत सर के साथ जब सीन हुए तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं शूट कर रहा हूँ। हाँ मतलब शूट और मैं कहीं दब रहा हूँ। लव मेकिंग सीन या कोई रोमांटिक सीन किया हो तो उस रोमांटिक सीन में कभी कॉन्शियस हुए हैं आप? हो जाते हैं सर, अब क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली, एक्टर चाहे जितना भी भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो जो लड़की वाली एक लाइन आती है ना, वो पता नहीं कहाँ ना कहाँ पीछे फैक्टर आ ही जाता है। सुरेश कुमार सर, मोहल्ले वाले बड़ा, अरे ये तो वो लड़का, अरे ये तो हमारी गली में रहता है, अरे ये तो हमारी गली में रहता है। या फिर वही होता है चढ़ते सूरज को सलाम सर, जो लोग कहते थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, अब वही फिर बाद में सबके रुख बदल गए कि मैं तो कहता हूँ ना कि ये कर लेगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स अपने आप को बड़ा मानते हैं, फिर वो डायरेक्टर कहते हैं सुमित वो चाहिए, जो वो चाहिए वो कभी कभी नहीं आता। क्या वो कुछ वैसा चाहिए जो वो थोड़ा सोचता रह जाता हूँ कभी कभी कि वो, तो वो कंफ्यूजन होता है कि क्या चाहते क्या है। Are you married? यस 12वीं मैंने ग्रेजुएशन कर ली सर, मैंने 3 साल में 12वीं करी। मैंने सिगरेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और जो दोस्त यार मेरे जो सिगरेट की पीते थे उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रेनिंग दी मेरे फेफड़े गलाने के लिए। घर वाले झेल रहे थे मुझे, रिजेक्शन नहीं शुरुआत में खासकर एक्सेप्ट होते थे, तो वो मुश्किल लगती थी। और जब घर वालों का विश्वास नहीं होता था, ऐसा सब प्रोफेशन है जहाँ पर आपको अपने पैशन के पैसे मिलते हैं सर। 10 फिल्म्स कुछ लाइनअप है जी। हमारे वकील ने कहा है कि आपकी पिक्चर कोर्ट में नहीं चल सकती। खूंटे लिख रहे हैं पानी न टमजना, टेर लिख रहे हैं कहानी न टमजना। वाह 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 वाह। कल मिल सकते हो? कहाँ? किधर? जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। हाय सुमित, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया सर, नमस्कार, थैंक यू। तो सुमित, हमारा ये जो सेगमेंट है जिसका नाम है जर्नी टुवर्ड्स माय ड्रीम्स, जी। यानी कि आपकी जर्नी फिल्मों में कैसी रही, कैसे आपको लगा कि आपको एक्टर बनना है? कैसे लगा एक्टर बनना है, ये तो सर पहले तो बस बचपन में ये था कि फिल्में देखने का बड़ा शौक था, यही शौक रहा। बस ये नहीं पता था कि इसको एक्टिंग कहते हैं। बस फिल्में देखते थे, एंटरटेन होते रहते, मज़ा आता था। और स्कूल के प्लेज में थोड़ा रामलीला, कुछ फंक्शन या प्ले छोटे मोटे कुछ भी होता था, करते थे और चांस मिलता था, कभी कोई रोल मिल गया, कभी कोई रोल मिल गया। फिर गली मोहल्ले की रामलीला होती है उसमें काम करते थे और फिर धीरे धीरे प्लेज थिएटर ग्रुप्स में जाना स्टार्ट किया, उसमें चांस मिला। थिएटर एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली में, नेचुरल स्कोप ड्रामा का एक हिस्सा है बच्चों का, जो बच्चों को वर्कशॉप्स करवाता है। तो उस वर्कशॉप में तो मैं 14-15 साल की उम्र में पहुंच गया एनएसडी की, मुझे एनएसडी में चांस दो। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा अभी बड़े हो जाओ, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। मैंने कहा अच्छा ग्रेजुएशन चाहिए, अच्छा ठीक है, तो कहते उसका एक बच्चों वाला हिस्सा है उसमें ट्राई करो तुम। मैंने कहा फिर वहाँ पर ट्राई किया और धीरे धीरे फिर मुझे लगा मेरे को एक्चुअली बड़ा इजी लगता था कि ये चुटकी का खेल है, ये हो जाएगा सब। अरे बस मतलब मैं इतना अपने आप को मान चुका था, पता नहीं बचपन में एक होता है, बचपना कह लीजिए या क्या, मुझे अभी भी याद है कि मुझे लगता है बस मुझे किसी डायरेक्टर ने देखा और मैं अंदर बस इंडस्ट्री में और ये यही करूंगा मैं। तो मुझे ये बताइए कि आपने अभी जिक्र किया कि आप रामलीला में काफी रोल किया करते थे, तो रामलीला में स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा किया करते थे आप? शुरुआत में तो मुझे जब स्कूल में चांस मिला रामलीला में तो मुझे अंगद का रोल मिलता था। ओके। हाँ, उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब को मेरे पे थोड़ा विश्वास हुआ, उनको लगा कि ये इससे और भी ट्राई कर सकते हैं करवाने का और कुछ किरदार कराने का, तो मुझे मेरा प्रमोशन हुआ, मैं रावण बन गया। ओह वाह। तो रावण में किस तरीके की, मतलब स्पेसिफिकली जिस तरीके की वो रावण की लाउड हंसी होती है, ऐसा कुछ होता था या इट वाज मोर ऑफ अ रियलिस्टिक सिनेमा? उस टाइम पे जितनी एक्टिंग की समझ के हिसाब से था जो हम करते थे और जो देखते आते थे उसी को प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे हम हमेशा। तो वो थोड़ा ओवर द टॉप और ऐसे ही हा क्योंकि जो रामलीला हमने देखी और वैसे ही करा, और आज भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम आप रावण की हंसी एक सबसे मेन पार्ट हिस्सा, मेजर हिस्सा रहता है। तो उसी को वैसे प्ले करने की कोशिश करते थे और अच्छा था कि तारीफ मिलती थी और कहीं स्कूल के फंक्शंस में जाते थे तो अवार्ड कुछ लड़का जीत के लाया, चाहे पढ़ाई में जैसा भी है लेकिन स्कूल का नाम उसमें प्लेज और ये एक्टिविटीज में कर रहा है, रोशन कर रहा है। तो सुमित, बात करते हैं आपकी पहली फिल्म भाग मिल्खा भाग की।
तो आप हमें बताइए कि आपको भाग मिल्खा भाग मिली कैसे? भाग मिल्खा भाग मिली कैसे? दिल्ली में एक म्यूजिकल, गुड़गांव में एक म्यूजिकल शो होता है, अभी भी हो रहा है शायद। तो वहाँ पर बड़े ऑडिशंस के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ पर और बहुत सारे एक्टर्स अलग अलग जगह से आए थे। उससे पहले भी हम ऑडिशंस देते रहते थे दिल्ली में हर जगह। तो वहाँ पर एक दूसरे को हम बता देते थे कि जब वहाँ पर कई एक्टर से मिला तो वहाँ पर हम एक दूसरे को कि यार ये ऑडिशन चल रहा है, वहाँ पिक्चर्स मेल कर दे, ये ऑडिशन चल रहा है, वो तो बताते रहते थे एक दूसरे को। तो वहाँ पर किसी एक दिन रिहर्सल में, हमारे शो की रिहर्सल में, किसी एक्टर ने मुझे कहा कि सुमित, एक कोई मैसेज आया मेरे पास, ये कोई ऑडिशन है, पिक्चर्स मेल कर दे। मैंने ऐसी जैसे यूजुअली करते हैं वही हम कर दिया, अच्छा ठीक है, पिक्चर्स मेल करी, भेज दिया। पता चला वो ये नहीं पता था किसी फिल्म का ऑडिशन है और भाग मिल्खा भाग है वो फिल्म। तो ऑडिशन दिया, वो दिल्ली में ऑडिशन कर रहे थे, मैंने पिक्चर्स मेल करी, 3 कैरेक्टर के लिए मैंने ऑडिशन दिया, उसमें एक कैरेक्टर के लिए जिसका सिलेक्शन है, जो कि आपने फिल्म में सबने देखा। हमारे र्यूमर्स और हमारे खबरी बताते हैं कि सुमित को जब उस रोल में सिलेक्ट किया गया तो उस रोल में स्पेसिफिक एक रिक्वायरमेंट थी कि आपकी आवाज बहुत पतली होनी चाहिए। इज इट ट्रू? हाँ, मतलब वो एक्चुअली स्क्रिप्ट में मेंशन था कि एक नया आर्मी में भर्ती हो रही है और ये सब पहुंचे हैं आर्मी में, और लेकिन पर्टिकुलर इस कैरेक्टर की आवाज पतली है, स्क्रिप्ट में मेंशन था पर्टिकुलरली। तो वो आया, उसकी आवाज पतली है लेकिन उसका एक जज्बा है अपने देश के लिए लड़ने मरने का। तो वो उसका सिलेक्शन हुआ और सब उसको, उसके सीनियर ने भी सपोर्ट किया। उसके सीनियर ने कहा कोई आवाज पतली नहीं है तो क्या हुआ, तू दुश्मनों का सामना कर सकता है। वो प्रकाश राज सर जो डायलॉग देते हैं बीच में, जोर से चीख के दिखा, तो सब हंसते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये लड़ सकता है, आवाज पतली तो क्या हुआ। लेकिन वो स्क्रिप्ट में इतना था और वो ऑडियंस के लिए एक ह्यूमर पॉइंट भी बन गया साथ में, और मतलब एक दूसरे फनी पॉइंट के हिसाब से उस कैरेक्टर को मैं अपनी तरफ से ये भी देखता हूँ कि यार उसका एक देश के लड़ने मरने का जज्बा है, आवाज पतली तो क्या होगा लेकिन देश के लिए कुछ करके दिखाएगा। कैन यू प्लीज टेल अस कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट डायलॉग? एक बार पागल कुत्ता पीछे पड़ गया था, खेतों से घर तक दौड़ा था। तो वो लाइन जब फिल्म में देखी और जो ऑडियंस की वाहवाही मिली तो लगा चलो यार, और एक ऑडियंस को कैरेक्टर दिल तक कनेक्ट हो गया है, पहुंच गया उनके दिल तक। पहला ऑडिशन कैसा था, कहाँ दिया, कुछ याद है? पहला ऑडिशन तो न्यूज़पेपर में ऐड पड़ी थी कुछ कि हाइट बढ़ाने का प्रोडक्ट है, उसकी ऐड के लिए। तो मुझे याद है मैं शायद बस से गया था तो ऑडिशन देने वहां पर, तो काफी दूर था, तो मैं गया पहुंचा और मैं उस टाइम पे अपना लेंसेस लगाने का शौक पड़ा था। एक तो था कि तुम बन के जाना है ये वो सेट वेट, तो अपना ऑडिशन दिया और वो हो गया। और हाइट बढ़ाने के मैंने ऐड करी और वो एक्चुअली फिर जब आया वो लोकल केबल चैनल्स पे आया तो घर वाले मोहल्ले वाले बड़ा, अरे ये तो वो लड़का, अरे ये तो हमारी गली में रहता है, अरे ये तो हमारी गली में रहता है। तो फिर आगे देते ऑडिशन, फिर ये था घर वालों को लगा कि यार क्या ये फिल्म टाइम वेस्ट में लगे हुए हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मिडिल क्लास फैमिलीज की सोच यही होती है कि इसको अपना पैशन के ठीक है, इसको प्रोफेशन बनाने की मत सोचिए। तो जैसे जैसे फिर थोड़ा एक कुछ सीरियल में चांस मिला जिसमें सिर्फ गर्दन हिलाना या एक डायलॉग होता था, कुछ पैसे मिल जाते थे, घर को चलो ठीक है। 12वीं तक ही मैं पढ़ पाया। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैंने एक सर्टेन पॉइंट के बाद मेरे लिए मुझे लगता है पढ़ाई मेरे लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो गई थी करना। वो सबके लिए मुश्किल होती है, मेरा भी वही हाल था। तो लेकिन सीरियल मुझे जब मिला दूरदर्शन का तो वो धीरे धीरे घर वालों को विश्वास हो कि इनकम आ सकती है। लेकिन फिर वही, उसके बाद फिर काम नहीं, फिर ऑडिशन देते रहो। फिर और भी जगह एक क्या कहते हैं जगह है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जहाँ की मैंने बात करी, म्यूजिकल शो, वहां पर भी मैंने 3 बार ऑडिशन दिया, रिजेक्शन हो गया। तो चौथी बार जाके फिर कई जगह सिलेक्शन हुआ। फिर वहां से जो एक इनकम का सोर्स मेरा जनरेट हुआ, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं अपना विक्रांत पवार सर, उन्होंने विश्वास किया, बिलीव किया और उस शो में मुझे चांस मिला। तो वो कंटिन्यू उससे मेरा एक इनकम का सोर्स बना, जो कि इस प्रोफेशन से मैं कमा सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ। तो फिर घर वालों का बिलीव बढ़ा और करते करते फिर फिल्म मिली, फिर और काम मिला, फिर बिलीव बढ़ता गया। फिर वही होता है चढ़ते सूरज को सलाम सर, जो
लोग कहते थे कि कुछ नहीं हो पाएगा या कुछ भी नहीं, अब वही फिर बाद में सबके रुख बदल गए कि यार सबके बात बदल गई कि मैं तो कहता हूँ ना कि ये कर लेगा। तो वो समय समय का खेल है सर, बस ये है कि अपना लगे रहना बहुत जरूरी है। मैं ये जानना चाहूंगा सुमित, कमांडो 1 जी। और कमांडो 2, जी कमांडो 1 में आप थे नहीं जी और कमांडो 2 में आप प्रोमिनेंट रोल में थे। जी। साइबर सेल के सबसे काबिल ऑफिसर जफर हुसैन। तो हमारी ऑडियंस को बताइए कि इन दोनों फिल्मों में क्या ऐसी जर्नी है जो आप मुझसे उस दिन डिस्कस कर रहे थे। भाग मिल्खा भाग का ऑडिशन मेरा हुआ था, सिलेक्शन हो गया था, फिर सडनली मुझे कमांडो 1 के लिए मैं सिलेक्ट हुआ और उसमें एक ही सीन के लिए मुझे बोला गया। तो सडनली मेरी मिल्खा के साथ ना कुछ डेट्स क्लैश और लुक चल रहा था, क्योंकि मेरे मिल्खा में बाल कटने थे। हाँ, और वो मेरा कमांडो 1 में वो मैं सीन फिल्म नहीं कर पाया। कमांडो 1 नहीं कर पाया। कमांडो 2 में जब मुझे मिला उसमें एक रोल, और वो वन ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, जो कि मैं कमांडो 1 में सिर्फ एक सीन कर रहा था, कमांडो 2 में मुझे उसी फिल्म का अगला पार्ट उसमें इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर कर रहा था आफ्टर भाग मिल्खा भाग। तो आप लोग भी लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो काम मिलेगा ही, और नहीं मिलेगा तो फिर परसों बाद मिलेगा, पर मिलेगा जरूर मिलेगा। ये तो लगे रहना पड़ेगा, हारना नहीं है बस। कभी इस जर्नी में परेशानी के दुख के बल भी आए? हाँ, अलग तरह, एक सेम तरह का दुख नहीं, अलग अलग तरह के दुख आए। एक तो यही कि अपना दुख यही कि जब शुरुआत में खासकर जब आप वही जो मुझे बहुत पहले चीजें आसान लगती थी कि बहुत इजी फैक्ट, पता हर कोई शायद लगता है हर किसी को ना कि मैं बहुत कमाल का एक्टर हूँ, बहुत बढ़िया हूँ और हो जाएगा मेरा। तो वो लगता था खुद से पहले से, यार क्यों नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कहाँ है, इशू कहाँ है। तो वो पता चला कई बार होता है कि उस समय के हिसाब से कई बार, या आप में भी हो सकती है कमी, क्यों नहीं हो सकती। अपनी कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने आप को फाइन ट्यून करना चाहिए और फाइन ट्यून करना चाहिए। और समय, वो तो एक लाइफ का खेल है कि आपको हर बार अपने आप को बेटर तो करना ही है। तो जब नहीं होता था तब और रिजेक्शन नहीं शुरुआत में खासकर एक्सेप्ट होते थे, तो वह मुश्किल लगती थी। और जब घर वालों का विश्वास नहीं होता था कि इस पे ज़्यादा वो कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं बन सकता तुम्हारा प्रोफेशन, और जस्ट अपना पढ़ाई और या कोई काम, एक दुकान खोल लो, दुकान पे काम कर लो। और मैंने किए भी हैं। जब पढ़ाई में मैं कमज़ोर था, मतलब अभी भी क्या मैं कोई डिग्री ग्रेजुएट नहीं हूँ कहीं से, लेकिन रहा जब पढ़ाई कर रहा था, वो घर वालों का ये था कि 9वीं में कंपार्टमेंट आई, और मेरी भी आई थी। दोनों को बराबर ही रहा। तो 9वीं में जब कंपार्टमेंट आई, उसके बाद ये था कि क्या करोगे तुम पढ़ाई में, तुम्हारा पढ़ाई में कुछ होना नहीं है, इससे बेहतर है कोई। फिर मैंने एक सीडी प्लेयर की दुकान पे काम लगाया गया मुझे कि तुम सीडी प्लेयर का काम सीख लो, सीडी प्लेयर की दुकान खोल देंगे तुम्हें। हाँ, तो मैं 1.5 से 2 महीना सीडी प्लेयर की दुकान पे कुछ महीना तो मैंने काम किए। फिर मेरा मन उब गया, ऐसे कुछ हुई बात, फिर मैंने एक सेल्स एग्जीक्यूटिव एयरटेल कंपनी मोबाइल, उसके कुछ मोबाइल लॉन्च हुए थे, कुछ घर के लिए शायद ऐसे हुए थे। तो मैंने वहाँ पर काम किया, मुझे जॉब मिली, तो 3,500-4 हज़ार को महीना तनख्वाह थी। हाँ, और वहाँ पर काम किया और दुकानों पे जाकर मोबाइल दिखाना, ये है मोबाइल, ये भी, और साथ साथ में मैं थिएटर भी जब मुझे मिलता कर रहा था मैं, और जो दिखाता था। फिर तनख्वाह मिलती थी, कुछ महीने करता गया। फिर वहाँ पर कुछ क्या हुआ था, समथिंग कुछ मेरा सैलरी इशू ऐसा कुछ था, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। लेकिन कुछ ये था कि टाइम मेरा लगता है मेरा वहाँ से दाना पानी उड़ गया था, तो मुझे वहाँ से जाना पड़ा। और फिर किसी एक रुमाल बेचने की कंपनी में मैंने दुकान पे काम किया। तो फिर किसी तरह घर वाले झेल रहे थे मुझे झेल रहे थे, ऐसा लग रहा है मेरे काम को, मेरे पैशन को, जो भी है मेरे पैशन को झेल रहे थे कि चल करेगा, पता नहीं कब क्या करेगा, क्या होगा इसका, पढ़ाई में भी नहीं हो शायद। और 12वीं करा के 12वीं मैंने ग्रेजुएशन कर ली सर। मैंने 3 साल में 12वीं करी, सॉरी 12वीं में मेरी ग्रेजुएशन हो गई, वो टाइम लग गया इतना। फिर मतलब लिटरली अब 3 बार फेल हुए। हाँ, मतलब मुझे टाइम लग गया, ज्यादा टाइम लग गया कुछ। फिर परेशानियां ये है कि
अब जब आप कुछ पा लेते हो उसके बाद अब होती है आगे बढ़ने की चाह। ट्रू। आगे बढ़ने की चाह होती है कहीं ना कहीं, तो वो अब इसको मेंटेन करते रहना, ये करना। फिर लेकिन जब मैं देखता हूँ फिर वो चीज आती है कि कहाँ से कितना कर करके यहाँ तक जो भी पहुंचे हैं, तो फिर वो जो कुछ दुख परेशानी अभी लगती है तो फिर मैं उसको भूल जाता हूँ। ये आपने बताया कि जर्नी शुरू की थोड़ी मुश्किलों से भरी हुई थी, परेशानियों से भरी हुई थी, तो उन दिनों पैसों की किल्लत और पैसों की दिक्कत की वजह से कभी लगा कि नहीं यार दफा करो, छोड़ देता हूँ, जॉब करता हूँ, अच्छा घर चल रहा है, क्या जरूरत है एक्टिंग करने की, ऐसा कुछ कभी हुआ, दिमाग में आया? पैसों की किल्लत ये था कि अब जितना अपना थोड़ा घर का जो भी इनकम सोर्स रहा वो उसमें ये था कि बस हमारा घर वाले की अपना कोई काम सीख ले, पढ़ाई का तुमसे हो नहीं पाएगा आगे, तुम लगता नहीं है तुम्हारा भविष्य उज्जवल उस तरीके से। तो इसमें भी, और मेरा एक्चुअली बड़ी इच्छा थी कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या ऐसे इंस्टीट्यूट्स में सीखूं जाकर, लेकिन वहां पर ये था कि ग्रेजुएशन चाहिए थी। और मैं फिर एक समय के बाद जब मेरे को काम मिलना बाहर शुरू हो गया तो फिर मैं खुद ही ऑटोमेटिकली वहां पर, मतलब एक तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी और दूसरा फिर जब काम कंटिन्यूसली करता गया तो फिर वहां पर जाने का बन ही नहीं पाया, वरना एक बड़ी अंदर से इच्छा तो रही थी कि मैं इंस्टीट्यूट्स में जाकर ऐसे सीखूं। लेकिन ये था कि मेरे थैंकफुली कि मेरे को जो थिएटर ग्रुप्स जिन्होंने चांस दिया, अपने ग्रुप्स में आने का मौका दिया, उनको मेरा हमेशा थैंक्स रहेगा कि विदाउट कोई पैसा नहीं मांगा। हाँ, तो क्योंकि कुछ को मुझे याद है, मैंने कुछ को याद है शायद मैंने कहा भी था कि मुझे आप, मेरे को पैसा नहीं है देने को, लेकिन आप जो मैं मांग भी नहीं रहा लेकिन मुझे मैं दे भी नहीं सकता, तो आप मुझे जो प्लीज जैसे ये करना है मुझे करने का मौका दीजिए। तो मैं जितना, तो जैसे जैसे था कि ग्रुप का हिस्सा बनते गए सारे, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में चांस मिला, एक किसी ने प्ले देखा फिर वहां से अपने ग्रुप में प्ले में चांस दिया। तो वो सबसे ज्यादा ये था कि बस घर लोग को बस यही थोड़ी परेशानी और टेंशन रहती थी कि यार कब करोगे, समय उम्र जो एक रहता है सबको कि उम्र निकलती जाएगी और सब बड़े होते जाएंगे और तुम पता नहीं फिर तुम कब ग्रो करोगे जीवन में। तो हमने अभी तक बात की आपकी फिल्मों की, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिल्में हैं बागी 1, कमांडो 2 एंड भाग मिल्खा भाग, लेकिन एक फिल्म जिसने आपके करियर का ग्राफ, आपके कैरेक्टराइजेशन, आपके कैरेक्टर को बदल दिया, और वो फिल्म थी तलवार। तलवार दोस्तों एक ऐसी फिल्म थी जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तलवार वो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म, जिसमें इरफान साहब थे, जिसमें सुमित भाई थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तलवार आपको कैसे मिली, उस फिल्म की क्या जर्नी थी, उस कैरेक्टर की क्या जर्नी थी, क्योंकि उससे पहले आप अक्सर कॉमेडी फिल्म्स कर रहे थे, लेकिन अगर इन वन वे बोलूं तो तलवार वाज टेक्निकली योर नेगेटिव कैरेक्टर एंड यू प्लेड इट रियली वेल। सो क्या जर्नी थी उसकी? जर्नी ये थी कि अपना कुछ दिल्ली में उसके ऑडिशंस हुए थे, तो मुझे उस ऑडिशन में नहीं बुलाया गया था। हम वो करके अपना निकल चुके थे। गाइस मैं यहाँ ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आप देखिए कि उसके बाद भी ही वाज एक्सपेक्टिंग कि ऑडिशन होंगे। ये तलवार से पहले भाग मिल्खा भाग कर चुके हैं फरहान अख्तर के साथ, बागी 1 कर चुके हैं टाइगर श्रॉफ के साथ, कमांडो 2 कर चुके हैं विद्युत जामवाल के साथ, फिर भी पैशन है कि भाई मुझे ऑडिशन पे बुलाओ। तो देखिए और सीखिए। फिर अचानक ही वो बॉम्बे से एक दिन कॉल आया, जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उसके अनित रेहान सर, उनके एसोसिएट थे, उसके बाद उनसे एसोसिएट थे तरन बजाज जी, उनके कास्टिंग डायरेक्टर अपना अनित रेहान सर, पहले उनसे शायद एसोसिएट जो है उनसे शायद बात हुई मेरी, फिर उनके कास्टिंग डायरेक्टर अनित रेहान सर से बात हुई कि उन्होंने बताया सुमित ऐसा कैरेक्टर है, ये है। तो उन्होंने उनके दिल्ली के जो कास्टिंग असिस्टेंट्स थे उनसे उन्होंने मेरा ऑडिशन दिल्ली में करवाया, और दिल्ली के जो क्या नाम, चंद्रनाथ मिश्रा, तो वो कास्टिंग असिस्टेंट्स उनके दिल्ली के, तो उन्होंने कहा कि सुमित का ऑडिशन करवाओ, इस एक सीन भेज रहे हैं, जो फिल्म का एक सीन था जिसमें हम बैठे हैं 3 दोस्त और दारू पी रहे हैं, तो वो सीन था ऑडिशन का। तेरे को मना किया था ना यहाँ नहीं आने का। भाई पता नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं, कैसे कुछ नहीं हुआ, तेरे को मना किया था मैंने यहाँ पे नहीं आने, तू समझता क्यों नहीं है? अरे ठीक है, वो कुछ नहीं हुआ, एक क्या वो देख बिटिया को सांस चल रही है उसकी, सांस चल,
देख सांस चल रही है उसकी। मैं जा रहा हूँ साहब जी को सब कुछ बताने। पागल है क्या? पागल है क्या? क्या पागल है? हैं? क्यों जाएगा? साहब जी जल्दी बताने वाले। सब मरेंगे पागल, सब मरेंगे। तो वो पूरा दिन लगा, पूरा दिन या आधे से ज्यादा दिन लगा उस थोड़ा उस ऑडिशन को शूट करने में क्रैक प्रिपेयर करने में उसको वहां पर किया। फिर उनको पता नहीं अचानक मेरी लुक भी उस कैरेक्टर के आसपास थी कि तभी उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर को टेस्ट करने के लिए कहा गया मुझे कि मुझे इस कैरेक्टर के लिए सुमित को टेस्ट करो। तो फिर मेरा पूरा दिन जो भी ऑडिशन टेस्ट हुआ, फिर भेजा गया, फिर शायद कुछ एक आध बार मैंने और शायद वो टेस्ट दिया था। फिर उसके बाद अप्रूवल जो भी थोड़ा लेट आया, और फिर जब फिल्म मिली तो अच्छी मतलब बहुत खुशी की बात थी कि तो विशाल सर की हाथ के लिखी स्क्रिप्ट विशाल भारद्वाज सर की मेघना गुलजार जी डायरेक्ट कर रही थी। मतलब सोने में सुहागे मतलब। और इरफान साहब के साथ काम करने को हाँ, और इरफान, मैं वही बोलने जा रहा था, इरफान साहब के साथ और एक अलग कुछ करने का मौका मिल रहा था मुझे, एक अलग कुछ करने। और पहले दिन ही मैं फिर सीधा इरफान सर के सामने मुझे सीन रखा गया मेरा। पहली बार तो मतलब मैं अंदर से तो हो गया था कि यार जिनको आप अपने आइडल और मानते हो कि यार इनको देखकर आप करते रहे हो, सीखते रहे हो, बहुत कुछ चीजें समझते रहे हो, तो उनके साथ ही आपको बैठ के 1-to-1 सीन करना है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस फिल्म में चांस मिलना। और फिर उसके बाद जब मुझे याद है अभी भी फिल्म की स्क्रीनिंग थी और इरफान सर बाहर आए हम स्क्रीनिंग से, तो इरफान सर ने कहा गुरु तुम तो खेल गए, गुरु तुम खेल गए। तो मैंने कहा अरे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने इतनी एक लाइन ही बोल दी, तो चाहे जिस अंदर जो भी उनके अंदर प्यार रहा, जैसे भी बोली। फिर विशाल सर से मुझे एक बार याद है कि मुलाकात वहीं पर शायद स्क्रीनिंग से हुई थी, और वो आकर मिले मेरे से कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि वो फिल्म एडिटिंग टेबल पे सब देख चुके होंगे ये सब चीजें। तो मतलब ये था कि और मुझे ये था कि और मेघना मैम का जो साथ में और सबका वो एक मुझे ना सपोर्ट मिलता था ना अपने DOPs और ये सब, ये मुझे कमाल का सपोर्ट मिला। और जब मैंने फिल्म देखी मैंने कहा चलो यार कुछ अपना कुछ अलग कुछ कर पाया। मतलब आप जीवन करियर में कितनी सारी फिल्म्स करते हो, कुछ भी आप मरते हैं तो कुछ ना कुछ कितनी फिल्में करते हो, गिनी चुनी आपकी शायद कुछ ही फिल्म्स याद रह जाती है मेरे हिसाब से, गिनी चुनी आप हाथ पे गिन लो और 4 या 5 फिल्में शायद याद रह जाती हूँ। तो मैंने कहा मेरे को लगता है कुछ मेरे करियर के शुरुआत में 2-3 फिल्में मेरी कुछ अब जुड़ गई हैं। जी सुमित, मैंने सुना है कई एक्टर्स होते हैं जो नेचुरल एक्टर्स होते हैं, कई होते हैं जो मेथड एक्टर्स होते हैं, लेकिन आपके बारे में मैंने सुना है कि आप नेचुरल और मेथड को मिक्स कर देते हैं। उसके मेरे पास 2-3 एग्जांपल भी हैं। जैसे भाग मिल्खा भाग में मैंने सुना आपने कुछ 20-22-25 किलो वेट कम कर दिया था। नहीं, वो 20-22 किलो नहीं, 8 से 10 किलो घटाया था। 10 किलो कम किया था, बट दैट टाइम यू वर क्वाइट लीन। उसके बाद मैंने सुना कि जब तलवार शुरू हुई तो आपने उसके अंदर, क्योंकि रियल शराब पीने का सीन था, तो शराब वराब और सिगरेट विगरेट कुछ चालू कर दी थी, कुछ ऐसा था? अब उससे पहले मैं फैंटम भी कर चुका था, तितली भी कर चुका था, तलवार से जस्ट पहले शूट कर चुका था। गाइस, मैं यहाँ पे इनको इंटरप्ट करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि फैंटम फिल्म थी सैफ अली खान की, जो कबीर खान साहब ने डायरेक्ट की थी, और उससे पहले फिल्म थी तितली, जो कि यशराज की फिल्म थी और मिस्टर दिवाकर बनर्जी के असिस्टेंट उन्होंने डायरेक्ट की थी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि किस तरीके से इन्होंने उस फिल्म में शराब और सिगरेट। हाँ, मतलब तितली का थोड़ा सा ये किस्सा था कि मेरा जब तितली के लिए ऑडिशन हुआ तो ऑडिशन हो गया, क्रैक कर लिया, चलो मिल गया। शूट का पहला दिन, फिल्म का पहला दिन, मेरा भी पहला दिन शूट का। तो मतलब तितली फिल्म का शूट का पहला दिन मेरा। और उन्होंने कहा कि सुमित ये सीन है, यहाँ पे खड़े होकर तुम बात कर रहे हो, हमारे जो लीड है उनके साथ बात कर रहे हो, ये बात चल रही है, और तुम यहाँ सिगरेट खड़े होते बात करो। मैं तो सिगरेट पीता नहीं सर। सिगरेट खड़े होके बात, मैं सिगरेट नहीं पीता। कहते क्या बात करो, सिगरेट पीते हो यार? मैं नहीं। तो फिल्म के एसोसिएट डायरेक्टर ही, फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर अतुल मोंगिया सर। तो मैंने कहा सर नहीं आती पीनी सिगरेट। तो ट्राई वहां पर करके देखा, वो शायद सडन कुछ एक एडिशन हुआ था सिगरेट पीने का, आई थिंक एडिशन हुआ था। तो सिगरेट पीना मैंने प्रैक्टिस जो भी करके दिखाई, तो आंखें लाल, एकदम लाल पीली हो गई। ना धुआं अंदर करना है, ना धुआं बाहर छोड़ना है। तो फिर उन्होंने वो रिप्लेस करा उसको सिगरेट को सेब से। हाँ, चलो फिर वो सीन हो गया। फिर तलवार का ऑडिशन जब क्रैक हुआ
सीन तो चलो क्रैक हो गया, उसके बाद फिल्म शूट करनी है, मैंने कहा प्रिपरेशन इसकी, क्योंकि मैं फैंटम के लिए भी अलग कुछ थोड़ा प्रिपरेशन किया था कुछ, क्योंकि उसमें एक मैं ढाबे पे कुछ एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, तो वहां पर सर्विस बॉय जो भी बॉय होते हैं कैसे करते हैं सर्व और ये सब, तो वो मैं थोड़ा सा कुछ ढाबों पे गया था और वहां पर तैयारी देखी थी, कुछ कई बार जलेबी बनाना या कुछ ऐसा सीखा था मैंने थोड़ा बहुत जाके, जितना अपनी तरह से कर सकता था। तो उसके लिए बाद तलवार के लिए ये था कि उसमें सिगरेट पीने सॉरी दारू पीने का सीन कुछ था, तो मैंने कहा मैंने बड़ी लोगों को देखा है, कोई दारू पी के शांत हो जाता है, कोई बहुत बोलता है, स्क्रिप्ट के अनुसार चलिए वो जो चीजें लिखी हुई है, लेकिन मुझे ये था कि ब्लड में जब जाती हैं चीजें तो ये क्या महसूस होता है आपको। ओके। तो वो खुद फील करना चाहता था, तो अब ये था कि कुछ कुछ जगह मैंने जब कोल्ड ड्रिंक का गिलास लेकर जो बंदा खड़ा होता था वो धीरे धीरे फिर उसने मैंने प्रैक्टिस करी, स्टार्ट करी दारू की, 1 पैग से 2 पैग, फिर अलग बियर, कभी ये, फिर महसूस होना शुरू हुआ, फिर क्या महसूस होता है अंदर। फिर मैंने कहा सोचा अगर इन्होंने बाय चांस सिगरेट के लिए कह दिया तो सिगरेट के लिए अगर बाय चांस कह दिया तो मैंने सिगरेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और जो दोस्त यार मेरे जो सिगरेट की पीते थे उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रेनिंग दी मेरे फेफड़े कराने के लिए कि इतना धुआं लगना चाहिए अंदर, यहाँ तक फेफड़े में जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके तो अच्छी तरह सीखा। उसके बाद जब शूट पे पहुंचा मैं, शूट सीन दारू वाला सीन कर लिया, चलिए प्रिपेयर करके कि जूस वूस डाल के अपना सीन वो शूट कर लिया, पता चल तलवार फिल्म में सीन करते टाइम अब एक सीन मैंने कहा यार सिगरेट पीने के लिए तो कहीं कह नहीं रहे तो मैंने मैम से, मुझे याद है शायद कहा एक सीन में कि मेघना मैम से कहा कि ये मैम इस सीन में मैं सिगरेट पी लूं, क्यों पीनी है क्यों पीनी है सिगरेट। मैंने कहा शायद ये कंपाउंडर है, ऐसे जब करता है मिलता है तो बात करता है, वो सिगरेट पी रहा है और वो साथ में बात कर रहा है, सब पीते होंगे ये नहीं पीता तो मैंने अपना जितने मतलब फेफड़े गलाए थे वो थोड़ी तैयारी करी थी, मैंने कहा सारी मिट्टी में चली सारी मिट्टी में, मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो सुमित पीछे कुछ बड़ा कमाल का और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिख रहा है, ये क्या है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? जी ये एक हमारी फिल्म है। ओके, क्या नाम है फिल्म का? फिल्म का नाम है तुम्हारी प्यारी सविता। तुम्हारी प्यारी सविता, वाह, ये क्या है फिल्म और क्या कैरेक्टर है आपका इसमें? इसमें मेरा एक कैरेक्टर है पॉलिटिशियन के बेटे का। ओके। हाँ, और जो बहुत चौड़ में और रहता है, अपने बाप की पावर का अच्छे से यूज करता है। ओके। हाँ, और मुझे ये मतलब कुछ अलग बहुत समय बाद करने का मौका मिला है। ओह ग्रेट। तो इसमें कौन कौन है आपके साथ, मतलब और स्टार कास्ट क्या है इस फिल्म की? स्टार कास्ट में इसमें है अपना मल्लिका शेरावत जी, ओके, और अपना रजत कपूर जी, ओके, और आंचल जी। रजत कपूर तो वो तो बहुत सीनियर एक्टर है एंड ही इज अ डायरेक्टर आल्सो, तो उनके साथ आपके कुछ सीन्स अभी तक शूट हुए हैं? रजत कपूर सर के साथ जी हाँ शूट हुए हैं। ओके। और मतलब एक सीन में जब एक को डायरेक्टर भी हो, ओके, तो लेकिन वो जो जिस टाइम पे जो उनका वही पोजीशन है, तो वो एक्टिंग पे ही उस तरीके से उनका रहता था। ये नहीं कि डायरेक्टर के विजन में कभी नहीं इंटरप्शन, कभी कुछ नहीं, कुछ ऐसे वो करना। परफॉर्मेंस है, एक्टर एज एन एक्टर वर्क करने आए हैं, तो वो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस उनके साथ था। वाह। तो मैंने सुना है कि मल्लिका जी के साथ भी आपके इंटरेस्टिंग सीन्स थे कुछ, तो उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? तो मल्लिका जी के साथ और रजत सर के साथ जब सीन हुए तो ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं शूट कर रहा हूँ। हाँ, मतलब शूट और मैं कहीं दब रहा हूँ। वाह। मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं कि मुझे रोका जा रहा है या मुझे कम कहा जा रहा है, ये नहीं करना। वो इजली जो कहा गया वो और सपोर्ट रहा तो पूरी टीम का, तो मैं तो कर पाया। मैंने सुना आपके कुछ रोमांटिक सीन्स भी है फिल्म में। ये हमारे डायरेक्टर साहब ने है जो और राइटर साहब ने जो मुझे शायद पहली बार किसी फिल्म में ऐसे करने का मौका मिला मुझे, जिसमें कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स हैं। ओके। शायद मैं अगर अपना अभी तक की थ्रू आउट जर्नी में अगर देखूं तो पहली बार हुआ है शायद इस फिल्म में कि मुझे कैरेक्टर ब्लैक भी है, व्हाइट भी है, और रोमांस भी है, एग्रेशंस, कितने सारे चीजें हैं इस कैरेक्टर में, कितने वेरिएशंस हैं। तो ये मुझे इस कैरेक्टर में जो करने का मौका मिला, ये मुझे सबसे बात इस स्क्रिप्ट की मेरे लिए, ऑफ कोर्स जब एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है वो सबसे पहले अपना ढूंढता है कि मेरे लिए क्या है।
मेरे लिए क्या, मेरा क्या बेहतर है, मेरा क्या, मैं क्या कर रहा हूँ ऑफकोर्स। लेकिन पूरा स्क्रिप्ट जब ऑफकोर्स है कि आप पूरे स्क्रिप्ट का हिस्सा हो, आप जितने भी आपके सीन्स हैं, कम सीन्स हैं ज्यादा सीन, लेकिन वो सीन्स आपके होने चाहिए, आपके होने चाहिए। आप 10 दिन में, आप 30 दिन शूट कर रहे हो उस पर नहीं, आप वो 30 दिन में क्या शूट कर रहे हो वो डिपेंड करता है। ट्रू। आपने अगर 6 दिन भी, अगर 10 दिन भी शूट किए हैं ना, तो 10 दिन वो अगर आपके बराबर आपके लिए सीन्स हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। वो 30 दिन से ऊपर वाली बात हो गई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म चले, आपको अच्छे कैरेक्टर्स और मिलते जाएं। प्लीज और प्लीज प्लीज, थैंक यू। मतलब अगर आप सब, मैं कह रहा हूँ जब फिल्म आए तो देखिएगा, मतलब बहुत खुशी होगी। और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म बनी है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके विशेष के लिए। थैंक यू। तो सुमित, जर्नी टुवर्ड्स माय ड्रीम में हमारा एक फनी सेक्शन होता है जिसमें हम कुछ अलग तरह के सवाल पूछते हैं। अच्छा। आर यू मैरिड? यस। और इट वाज अ लव मैरिज और इट वाज एन अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ओके, पर अरेंज के बाद तो लव हो ही जाता है। ऑफ कोर्स करना भी पड़ता है। करना भी पड़ता है। और कैमरा में भी बोल रहे हैं क्योंकि घर भी जाना है। तो मुझे ये बताइए कि कास्टिंग डायरेक्टर्स की कोई 2 बुरी आदतें जो आपको बहुत गंदी लगती हैं। कास्टिंग डायरेक्टर, उनके साथ कई बार असिस्टेंट्स, ओके। वो कास्टिंग डायरेक्टर्स अपने आप को बड़ा मानते हैं। ओके, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। एग्जैक्ट। तो वो जो होता है ना कि, और कई बार वो होता है ना कि पूरा जब मैं कई बार देखता हूँ वहां पर माहौल बना होता है, एक्टर्स एम आई फिट सर, फिट मैं देखा एक बार जाकर, मुझे याद है। तो क्या कहते हैं, नो रेड टी शर्ट, यू नॉट फिट, यू येलो शर्ट, यू कम, सर नो यू आर नॉट विद, नहीं विद बियर्ड नहीं चाहिए, ओके बाकी यू कैन गो, ऑल ऑफ यू कैन गो। ये जो होता है, मैं मतलब चलो कुछ ना कुछ तो मिल गया जो मुझे शायद उस थोड़ा उस लाइन से थोड़ा सा बाहर आया हुआ, लेकिन वो जो मैं उनका दर्द में बड़ा अच्छे से लगता है, एक्टर का समझ लगता है जी। लेकिन क्या करे, ये है, ये इस राह से आपको गुजर के जाना पड़ेगा। तो मतलब अब तो आपने इतनी फिल्में कर ली हैं जी। तो कभी किसी डायरेक्टर की किसी बात पे गुस्सा आया है? फिर वो डायरेक्टर कहते हैं सुमित वो चाहिए, ओके। जो वो चाहिए वो कभी नहीं आता। क्या वो कुछ वैसा चाहिए जो वो थोड़ा सोचता रह जाता हूँ कभी कभी कि वो, तो वो कंफ्यूजन होता है कि क्या चाहते क्या है। तो आपने इतनी फिल्मों के दौरान कभी कोई लव मेकिंग सीन या कोई रोमांटिक सीन किया हो, तो उस रोमांटिक सीन में कभी कॉन्शियस हुए हैं आप? ऑफ कोर्स ओके। कॉन्शियस हूँ मैं। इस फिल्म तुम्हारी प्यारी सविता की शूट करते टाइम भी कॉन्शियस हुआ था। लेकिन मतलब थैंकफुल जो है, मतलब थैंक्स करना चाहूंगा अपना जो मेरे को एक्टर्स हैं, अपना आंचल मुंजाल जी। उन्होंने कंफर्टेबल इस तरीके से करा कि ओके। और हो जाते हैं सर, अब क्या करें, मिडिल क्लास फैमिली, एक्टर चाहे जितना भी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जो लड़की वाली एक लाइन आती है ना, वो पता नहीं कहाँ ना कहाँ पीछे फैक्टर आ ही जाता है उस, लेकिन उन्होंने ऐसे कंफर्ट कर दिया कि वो सीन इजिली शूट हो पाया। ओके जी। नौकरी के बाद प्लेस के बाद फिल्मों के बाद पंजाबी फिल्में, बिकॉज मैंने सुना आप काफी पंजाबी फिल्में भी कर रहे हैं। जी जी जी। और इस साल आपकी 10 फिल्में रिलीज हो रही हैं। मतलब इस साल का अभी तो मुझे कुछ अभी एग्जैक्टली पता नहीं कि इस साल हो रही हैं और या आधी इस साल हो रही है, आधी अगले साल हो रही हैं। Okay. लेकिन 10 फिल्म्स कुछ लाइनअप हैं। जी। तो आप ऑलमोस्ट 10 फिल्में शूट कर चुके हैं। उसमें से अभी कुछ कंप्लीट करनी है। ओके जी। तो गाइस आप देख रहे हैं कि एक आम आदमी की जर्नी जो चला था एक बेसिकली नौकरी से, नौकरी के बाद प्लेस किए उसने, थिएटर किया, स्ट्रगल करके हिंदी फिल्में, और हिंदी फिल्मों में भी कौन सी फिल्में, भाग मिल्खा भाग, कमांडो 2, बड़ी फिल्में, बागी, और उसके बाद पंजाबी फिल्म्स एंड अगेन हिंदी फिल्म्स। तो ये होती है जर्नी टुवर्ड्स माय ड्रीम्स जो सुमित अचीव भी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हम आपकी ऐसी खतरनाक परफॉर्मेंसेस मिलती रहें, देखने का मौका मिलता रहे, और आप हमें इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें। कोशिश रहेगी सर, बिल्कुल कोशिश रहेगी, और बहुत उम्मीदें हैं कई चीजों से, लेकिन की है कि बस वो अब ज्यादा उम्मीदें लगाता नहीं मैं लेकिन अब ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाता, इसलिए बस ये है कि काम करते जाओ, अपना लगे रहो, जब जो मिलना है वो मिलेगा, बस ये क्लियर होना चाहिए, बस लगे रहना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच सुमित, हमसे बात करने के लिए, अपना समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। So please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.